बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे फार्मेशन ऑफ द स्टोन इन द गॉल ब्लैडर, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कोलीलिथियासिस कहते हैं। इस तरह स्टोन ऑफ द किडनी को हम नेफ्रोलिथियासिस कहते थे, इस तरह लिथियासिस कोलीलिथियासिस जो है वो हम गॉल ब्लैडर की स्टोन्स को कहेंगे। इससे पहले हमने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिज़ीज़ पढ़ रहे थे जो कि ख़त्म हो चुके हैं। आज हम गॉल ब्लैडर का डिज़ीज़ पढ़ेंगे, कोलीलिथियासिस। तो यहाँ पर तीन टर्म्स मैं डिफ़ाइन करूँगा जो कि एसेंशियल है, आगे काम आएंगे। एक तो कोलीलिथियासिस है जिसमें गॉल ब्लैडर या बाइलरी डक्ट, जो गॉल ब्लैडर से डक्ट निकलता है, उसी डक्ट में अगर स्टोन की फॉर्मेशन होते हैं या जो गॉल ब्लैडर होता है उसमें स्टोन की फॉर्मेशन होती है, सो दैट इज़ कॉल्ड कोलीलिथियासिस। अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर होते हैं तो उसको हम कोलीसिस्टाइटिस कहते हैं। और एक टर्म यूज़ होता है कोलंजाइटिस। कोलंजाइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द बाइलरी डक्ट। तो ये दो कंडीशन अक्सर कोलीलिथियासिस में होते हैं। जब गॉल ब्लैडर का स्टोन फॉर्मेशन होते हैं तो उसमें या कोलीसिस्टाइटिस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, या अगर ब्लैडर में वो रह जाते हैं स्टोन, अगर स्टोन लार्ज है तो वो ब्लैडर में ही रहेगा, वो बाहर नहीं निकल पाएंगा, तो दैट विल लीड्स टू द कोलीसिस्टाइटिस। लेकिन अगर स्मॉल है तो वो डक्ट में आएंगे, बाइलरी ट्री में आएंगे एंड काज कोलंजाइटिस। अब जो स्टोन की फॉर्मेशन होती है ये नेचर के हिसाब से ये दो किस्म के होते हैं, या तो ये कोलेस्ट्रॉल का होगा या बिलिरुबिन का होगा, इसको हम पिगमेंट स्टोन कहते हैं। तो जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होते हैं इसमें दो किस्म की हैं। एक स्टोन ऐसा है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल से बना होगा, ओनली कोलेस्ट्रॉल इसमें होगा। और तकरीबन जो कोलीलिथियासिस की जो टोटल केसेस आती है इसमें 5% लोगों में ये प्योर कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है। इस स्टोन का मॉर्फोलॉजी क्या होगा, ये ऑफन हमारे साथ एक होता है, एट अ टाइम एक प्रेजेंट होता है। कलर इसका पेल येलो होता है, ठीक है, और ओवल शेप होता है इस तरह, ठीक है। और यूजुअली इसका जो साइज़ है वो लार्ज होता है, 2 to 3 सेंटीमीटर। सो मोस्ट कॉमनली इट इज़ फाउंड इन द विद इन द गॉल ब्लैडर। बाइलरी जो ट्री है उसमें ये कम होती है क्योंकि इसका लार्ज साइज़ है तो ये बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन मोस्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो हमारे पास मिक्स्ड कोलेस्ट्रॉल स्टोन होते हैं, तकरीबन 90%। मिक्स्ड कोलेस्ट्रॉल का मतलब ये है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है लेकिन कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ कुछ और कंपाउंड्स भी होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम बिलिरुबिनेट। तो ये तीनों की कम्बिनेशन से ये बनता है, तो इसलिए हम इसको मिक्स कोलेस्ट्रॉल स्टोन कहते हैं। इसका साइज़ कम होता है, छोटे होते हैं, मल्टीपल भी होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। शेप जो है उसका इर्रेगुलर इस तरह होते हैं, इसमें फेसेट्स होते हैं। क्योंकि ये मल्टीपल होते हैं और फेसेट होते हैं तो ये एक दूसरे के साथ इस तरह टाइटली जो है बाइंड होते हैं इस तरह। और जो है फिर इसमें इसका जो फेसेट्स है ये एक दूसरे में फिट होता है, तो ये टाइटली एक दूसरे के साथ अटैच होता है। जो पिगमेंट स्टोन होते हैं ये भी 5% ऑफ द टोटल होते हैं और ये बने होते हैं कैल्शियम बिलिरुबिनेट से, यानी उसमें जो बिलिरुबिन है वो इसका की कंपाउंड होता है। ये भी स्मॉल होते हैं, लेस देन 1 सेंटीमीटर, इसलिए ये मल्टीपल होते हैं, ठीक है। तो ये बाहर जो उसका बाइलरी ट्री है या बाइलरी डक्ट है उसमें भी आ सकते हैं। कलर इसका ब्लैकिश होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गॉल ब्लैडर के स्टोन्स, इसमें स्मॉल स्टोन्स भी हैं और जो पेल येलो नज़र आते हैं दीज आर यूजुअली लार्ज, 2 to 3 सेंटीमीटर ये होता है। और ये कुछ आप लोगों को ब्लैकिश भी नज़र आएंगे और कुछ इर्रेगुलर भी इसमें नज़र आएंगे। 3 टाइप्स ऑफ द स्टोन यहाँ पर मौजूद हैं।
अब जो कोलेस्ट्रोल पिगमेंट है या कोलेस्ट्रोल स्टोन है वो किस तरह बनते हैं, इसकी मैकेनिज़्म क्या होता है। तो बेसिकली जो कोलेस्ट्रोल बॉडी में होते हैं वही कोलेस्ट्रोल, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रोल जो है वो बॉडी को हम जब बाहर निकालते हैं तो इसका एक ओनली पाथवे है जिसके थ्रू हम उसको बाहर निकालते हैं, और वो है बाइल में। ये बाइल के साथ मिक्स हो जाते हैं तो बाहर निकलते हैं। क्योंकि बाइल में हमारे पास दो किस्म की सब्सटेंसेस होते हैं, एक बाइल स्टोन और एक लेसिथिन। क्योंकि कोलेस्ट्रोल जो है ये लिपिड इन नेचर है, तो ये यूजुअली इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, और इनसॉल्युबल सब्सटेंस के रिमूवल जो है वो सही तरह से नहीं होते। तो जो लेसिथिन और बाइल साल्ट है वो उसको सॉल्युबल बना देते हैं, इस लिपिडिक सब्सटेंस को सॉल्युबल बना देते हैं, जिस के ज़रिए वो फिर आसानी के साथ जो है रिमूव हो सकता है। अब ये कोलेस्ट्रोल किस तरह ये स्टोन बनाएंगे, तो इनके लिए 3 मैकेनिज़्म इसमें इन्वॉल्व है। पहला जो है बाइल सुपर सैचुरेशन, न्यूक्लिएशन एंड एक्रिएशन। एक्रिएशन कहते हैं प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट को। पहले जो है सुपर सैचुरेशन होता है, फिर न्यूक्लिएशन होता है, और आखिर में जो है फॉर्मेशन जब हो जाती है तो वो बिकम एनलार्ज प्रोग्रेसिवली। तो सुपर सैचुरेशन की तरफ आते हैं कि ये किसे कहते हैं। तो जब हमारे साथ बाइल में कोलेस्ट्रोल की कंसंट्रेशन उसकी सॉल्युबलाइजिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो, क्योंकि मैंने बता दिया कि कोलेस्ट्रोल में 2 चीज़ें होते हैं। एक होते हैं हमारे पास बाइल में 2 चीज़ें होती हैं, एक है कोलेस्ट्रोल और दूसरा है बाइल साल्ट एंड लेसिथिन, जो कि सॉल्युबलाइजिंग कैपेसिटी रखते हैं, इसी कोलेस्ट्रोल को सॉल्युबलाइज करते हैं। अब अगर ये यूजुअली दोनों सेम अमाउंट में होते हैं, यानी 50% अगर कोलेस्ट्रोल है तो 50% हमारे पास बाइल साल्ट होंगे जो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो इजीली फिर कोलेस्ट्रोल बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोलेस्ट्रोल ज़्यादा हो जाते हैं बनिस्बत सॉल्युबलाइजिंग कैपेसिटी यानी बाइल साल्ट के, सपोज़ ये हो गया 70% कोलेस्ट्रोल और 30% बाइल साल्ट, तो फिर इसमें कंसंट्रेशन ऑफ द कोलेस्ट्रोल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसी वजह से जब कोलेस्ट्रोल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो डिस्पर्स नहीं रहेंगे, क्योंकि जब वो सॉल्युबल होते हैं तो इट इज़ डिस्पर्स इन द बाइल, डिस्पर्स फॉर्म में होते हैं। लेकिन जब हमारे पास बाइल कम हो जाते हैं, ठीक है, तो इट बिकम इनसॉल्युबल। कुछ हिस्सा इसका सॉल्युबल होगा और कुछ हिस्सा जो है वो इनसॉल्युबल रह जाएगा। तो वही इनसॉल्युबल हिस्सा फिर डिस्पर्सिंग उसकी नहीं होगी, बल्कि वो क्रिस्टलाइज्ड होगा, आपस में कंबाइन होकर एक क्रिस्टल्स बनाएंगे, ठीक है, ड्यू टू द हाइपर म्यूकस सिक्रीशन। म्यूकस की सिक्रीशन ज़्यादा होगी तो वो क्रिस्टल बन जाएंगे, ठीक है, और वही क्रिस्टल फिर कन्वर्ट होंगे इनटू द बाइल स्टोन, ठीक है। तो यही बात है कि जब कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाते हैं या बाइल साल्ट के कंसंट्रेशन कम हो जाते हैं, यूजुअली जो इसका 1:1 है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। इसमें या तो ये ज़्यादा होगा या ये कम होगा, तो जो बैलेंस है वो ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये कंसंट्रेशन क्यों इंक्रीज़ होते हैं, तो इसका मेन रीज़न है बाइलरी स्टेसिस, कि जो फ्लो इन द बाइल है इन द बाइलरी डक्ट वो स्लो हो जाते हैं, ठीक है। तो जब वो स्लो हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रोल रैपिडली जो है एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे, तो अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रोल इन द बाइल विल इंक्रीज। अब जब सुपर सैचुरेशन हो गई यानी क्रिस्टलाइजेशन जो है वो हो गई, ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, स्टोन की फार्मेशन होगी, और स्टोन की फार्मेशन की इनिशिएशन को हम न्यूक्लिएशन कहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लिएशन में पहला स्टेप हमारे पास से क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। पहला होगा क्रिस्टलाइजेशन। इसके बाद जो दूसरा काज है वो ये है कि अगर फॉरेन बॉडी आ गई है इनसाइड द गॉल ब्लैडर लाइक बैक्टीरिया, पैरासाइट एक्सेट्रा, तो इसकी इर्द गिर्द भी कोलेस्ट्रोल जो है वो प्रेसिपिटेट होते हैं, जमा होते हैं, तो
तो वो भी क्रिस्टल फार्मेशन में हेल्प करते हैं। या म्यूकोजा की एपिथेलियल सेल के इर्द गिर्द जो है फार्मेशन होगी, तो दैट आल्सो हेल्प इन द इनिशिएशन ऑफ स्टोन फार्मेशन। या इसके अलावा बाइलरी स्टेसिस है, यानी जो बाइलरी ड्रग है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है यहाँ पर, ठीक है, तो फिर बाइल पास नहीं होंगे, स्लोली पास होंगे, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बाइल में इंक्रीज़ होगा, ठीक है, तो चांसेस इंक्रीज़ होते हैं। अब बाइलरी स्टेसिस क्यों होते हैं? ड्यू टू दीज 3 रीज़न। एक है हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन या हो गया है ड्यू टू एनी काज, प्रेगनेंसी है जिसके ऊपर ग्रेविड यूट्रस जो है वो इस बाइलरी डक्ट के ऊपर प्रेशर डालता है, या रैपिड वेट लॉस में भी होता है, या ओबेसिटी में भी ये होता है। अब जब इनिशिएशन हो जाते हैं, स्टोन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं, एंड फाइनली द स्टोन बिकम इंटैक्ट एंड फॉर्म, सो एट देन बिकम एक्रिएटेड, यानी उसका जो साइज़ है वो प्रोग्रेसिवली फिर इंक्रीज़ होता जाएगा। जैसे ही कोलेस्ट्रॉल इसके साथ जमा होंगे, एकमुलेट होंगे, तो इसका साइज़ इंक्रीज़ होगा। अब पिगमेंट स्टोन जो है वो किस तरह बनेंगे? तो पिगमेंट स्टोन तब बनेंगे जब हमारे पास जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो कन्वर्ट हो जाए इनटू द अनकंजुगेटेड, क्योंकि जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है दे आर पास आउट इजीली, वो इजीली पास आउट होते हैं फ्रॉम द बॉडी, एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो अनकंजुगेटेड हो जाते हैं तो फिर ये इनसॉल्युबल रह जाते हैं, जो सही तरह से पास आउट नहीं होंगे, ठीक है। तो एक ये काज है कि हमारे पास अगर कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है अनकंजुगेटेड का, तो इसमें वो पास आउट नहीं होंगी एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंटेड स्टोन। दूसरा है इन्फेक्शन इन द बाइलरी ट्री। इन्फेक्शन की वजह से क्या बनेंगी? ग्लूकुरोनाइडेज एंजाइम बनेंगी, और यही ग्लूकुरोनाइडेज एंजाइम जो है ये हमारे पास कंजुगेटेड बिलिरुबिन को कन्वर्ट करते हैं इनटू द अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्टोन। और तीसरा जो है हाइपर लोडिंग, अगर हमारे पास ओवरऑल बिलिरुबिन का लेवल हाई है, जो कि यूजुअली हेमोलिटिक एनीमियाज में होते हैं, क्योंकि जो आरबीसी जो हीमोग्लोबिन डिग्रेड होते हैं इससे क्या बनते हैं? बिलिरुबिन बनते हैं। तो ये 3 काजेज़ है जिसकी वजह से पिगमेंटेड स्टोन जो है वो उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। अब कोलेस्ट्रॉल स्टोन की रिस्क फैक्टर क्या है? तो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर इसकी एज और जेंडर है। जैसी एज इंक्रीज होते जाते हैं सो द डिजीज़ बिकम मोर प्रेवेलेंट, डिजीज़ की चांसेस ज़्यादा होते हैं। यूजुअली 40 ईयर से जो ज़्यादा होते हैं तो उसमें फिर चांसेस इंक्रीज़ होता है, और जैसी उम्र बढ़ते जाते हैं तो चांसेस ऑफ द कोलिलिथियासिस इंक्रीज, पर्टिकुलरली द कोलेस्ट्रॉल। जेंडर में फीमेल जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व है एज़ कम्पेयर टू द मेल, यानी ट्वाइस ऑफ द मेल। अगर एक मेल जो है वो अफेक्ट होते हैं तो इसकी बरक्स फीमेल 2 होंगे, 1:2 होंगे। अब फीमेल क्यों ज़्यादा होते हैं? तो इसके 3 रीज़न है। एक उसमें जो सेक्स हार्मोन है, पर्टिकुलरली द एस्ट्रोजन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइपर सिक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। दूसरा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो प्रेगनेंसी स्टॉप करने के लिए लोग ड्रग्स लेते हैं फीमेल, तो वो भी कोलेस्ट्रॉल के लेवल को हाई करते हैं। और तीसरा है प्रेगनेंसी में हमारे पास एक एंजाइम ज़्यादा रिलीज़ होती है जिसको कहते हैं कोलिसिस्टोकाइनेज। ये कोलिसिस्टोकाइनेज जो है इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द गॉल स्टोन। इसके अलावा ओबेसिटी, जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट भी होते हैं, या रैपिड वेट लॉस होते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस, इनहेरिटेंस, फैमिली हिस्ट्री, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल स्टोन। अब पिगमेंटेड का रिस्क फैक्टर क्या है? तो हेमोलिटिक डिजीज़, वो डिजीज़ जिसमें हेमोलिसिस होते हैं, लाइक सिकल सेल एनीमिया, जिसमें सिकल लाइक सेल्स बनते हैं विच आर डिफेक्टिव, या थैलेसीमिया, जिसमें जो अल्फ़ा एंड बीटा चेन है
उसमें म्यूटेशन हो जाते हैं, उसकी जीन में म्यूटेशन हो जाते हैं तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनते हैं एंड हेमोलिसिस जो है उसमें फिर इंक्रीज़ होते हैं। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, जब हेमोलिसिस होगी तो हमारे पास क्या होगा, बिलिरुबिन ज़्यादा होगा। या इसके अलावा पैरासिटिक इन्फेक्शन लाइक क्लोनार्चिस साइनेसिस, यह एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है जिसमें भी हेमोलिसिस ज़्यादा होते हैं और बिलिरुबिन का लेवल भी इंक्रीज़ होता है। तो जब बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज़ होगा तो पिगमेंटेड बनेगी। यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होता है तो कोलेस्ट्रॉल एक बनेगा जो कि मोस्ट कॉमन है, अगर बिलिरुबिन का लेवल हाई है तो पिगमेंटेड बनेगा। अब कोलीलिथियासिस की कॉम्प्लिकेशंस क्या है, तो एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर ये जो स्टोन बना है गाल ब्लैडर में, अगर ये गाल ब्लैडर से बाहर निकल गया इनटू द सिस्टिक डक्ट आ गया तो ये मुख्तलिफ डिजीज़ फिर काज करेंगे। क्या काज करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारे पास गाल ब्लैडर और ये है उसका बाइलरी ट्रैक, तो इसी ट्रैक के थ्रू क्या आते हैं हमारे पास, बाइल जो है वो आते हैं और एक्सक्रीट आउट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर स्टोन जो है वो निकल कर यहाँ पर जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, तो जो बाइल आएंगे गाल ब्लैडर से एक्सक्रीशन के लिए वो वापस जाएंगे। वापस कहाँ पर आएंगे, पहले आएंगे गाल ब्लैडर में, और जब गाल ब्लैडर बढ़ जाते हैं तो इससे वापस जाएंगे टुवर्ड द लीवर, तो रिफ्लेक्स ऑफ द बाइल होगा टुवर्ड द गाल ब्लैडर एंड लीवर। दूसरा होगा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। जॉन्डिस किसे कहते हैं, हाइपर बिलिरुबिनीमिया। जब बिलिरुबिन का लेवल 5 से ज़्यादा हो जाते हैं सो इट बिकम जॉन्डिस। अब जॉन्डिस क्यों होता है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है, वो जो स्टोन बना है उन्होंने पाथवे को ऑब्स्ट्रक्ट किया है, तो बिलिरुबिन एक्सक्रीट आउट नहीं होगा इन द बाइल, तो ये बिलिरुबिन वापस जाएंगे इनटू द ब्लड एंड काज जॉन्डिस। अच्छा, जब ये जो बिलिरुबिन है या बाइल है, जितनी भी फ्लूइड है गाल ब्लैडर की, अगर वो वापस गाल ब्लैडर में जाते हैं तो वहाँ पर ये प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, जिसके वजह से वहाँ पर इस्कीमिया एंड फॉलोड बाय द इन्फ्लेमेशन। ठीक है, और इन्फ्लेमेशन के बाद क्या होगा, नेक्रोसिस होगा, पर्टिकुलरली गैंग्रीनियस नेक्रोसिस इसमें होगा। याद रखिए, गैंग्रीनियस नेक्रोसिस इसमें होता है। और सम टाइम इट आल्सो काज पेनक्रियाटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियाज या कोलंजाइटिस। ठीक है, जो जहाँ पर एरिया को इफ़ेक्ट किया है, जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, उस एरिया को में भी इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं। इसके अलावा एम्पाइमा भी काज कर सकते हैं। एम्पाइमा किसे कहते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ इन्फेक्टेड फ्लूइड। एम्पाइमा ऑफ द गाल ब्लैडर होगा यहाँ पर, क्योंकि जो एरिया में इन्फ्लेमेशन हो गया तो वहाँ पर एक्सुडेट बनेगा, और उस एक्सुडेट की एक्यूमुलेशन में अगर बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो गया तो इट बिकम एम्पाइमा। अब जिस तरह मैंने बता दिया कि यहाँ पर जो इन्फ्लेमेशन होता है वो गैंग्रीनियस होता है। ठीक है, तो द गैंग्रीन विल अपीयर इन द गाल ब्लैडर। ठीक है, और इसकी वजह से गाल ब्लैडर में एक सुराख होता है जिसको कहते हैं परफोरेशन, तो उसी परफोरेशन में वही इन्फेक्टेड मटेरियल जो गाल ब्लैडर में मौजूद है वो इसी सुराख के थ्रू आएंगी बाहर की तरफ एंड टू द पेरिटोनियम कैविटी काजिंग पेरिटोनाइटिस। ठीक है, और पेरिटोनाइटिस के बाद जो है वहाँ पर फिर एब्सिस की फॉर्मेशन भी होंगी। इसके अलावा कुछ स्टोन जो है वो हमारे पास सिस्टिक डक्ट से निकल कर इंटेस्टाइन में भी जा सकते हैं, तो इंटेस्टाइन में जब वो जाते हैं तो वहाँ पर भी ऑब्स्ट्रक्शन काज करेंगे। तो जब गालस्टोन की वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं तो इसको हम कहते हैं गालस्टोन इलियस। ठीक है, तो ये भी एक है, और बाज़ औक़ात जो है गाल ब्लैडर कार्सिनोमा भी हो सकते हैं। तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन which arise due to the कोलीलिथियासिस। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, तकरीबन 70 to 80% लोगों में थ्रू आउट द लाइफ ये जो स्टोन होते हैं ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में फिर सिम्टम अपीयर होते हैं। तो सिम्टम क्या होंगे, एपिगेस्ट्रिक पेन होगा, गाल ब्लैडर की रीजन में जो है पेन होगा,
और ये पेन जो है एक्सक्रूशिएटिंग इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। पेन होगा और पेन प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ होगा, और बाज़ औक़ात जो है ये स्पाज़मोटिक भी हो जाते हैं। अगर जिस तरह मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि अगर स्टोन आपके साथ लार्ज है, ठीक है, तो वो उसका सिस्टिक डक्ट में आना या कॉमन बाइल डक्ट में आना मुश्किल है, वो गॉल ब्लैडर ही में रहेगा। लेकिन अगर आपके साथ स्मॉल है तो फिर सिस्टिक और कॉमन बाइल डक्ट में आएगा, और जब वो बाहर निकल गया गॉल ब्लैडर से तो इट विल बी मोर डेंजरस, ठीक है, एज़ कम्पेयर जब वो गॉल ब्लैडर में होता है तो दे आर लेस कॉम्प्लिकेटेड। डायग्नोसिस किस तरह करेंगे? तो सीरम बिलिरुबिन लेवल हाई होगा। सीबीसी में हम देखेंगे एचबी को और लिकोसाइट्स को, ठीक है, कि उनकी इन्फेक्शन देखेंगे और एनीमिया देखेंगे। सीरम एमाइलेज लेवल भी हाई होगा। लाइपेज भी इसके साथ हम चेकआउट करेंगे, वो भी ज़्यादा होगा। अल्ट्रासाउंड में हम गॉल ब्लैडर के अल्ट्रासाउंड करते हैं और उस पर फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पर जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन मौजूद है, कहाँ पर स्टोन मौजूद है। ईआरसीपी कहते हैं एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोग्राफी। तो एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोग्राफी, इसमें देखते हैं कि एंडोस्कोप के थ्रू कि ये स्टोन किस नेचर के हैं, कहाँ पर वाक़या है और किस एरिया को इन्होंने इन्फेक्टेड किया है, और इसके थ्रू हम ये जो स्टोन है इसको भी निकाल सकते हैं। ये एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है जिसमें हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक ईआरसीपी, और जिसके थ्रू हम बाहर इसको निकालते हैं तो इसको हम फिर थेरापेटिक ईआरसीपी कहते हैं। इसके अलावा एक्सरे भी, लेकिन एक्सरे में मोस्टली जो हमारे पास कोलेस्ट्रोलिक होता है वो अपीयर नहीं होता, क्योंकि वो जो है कोलेस्ट्रोलिक वो येल्विश कलर के होते हैं, यानी ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो कि एक्सरे पर अपीयर नहीं होता। लेकिन जो पिगमेंटेड हमारे पास होते हैं वो फिर अपीयर होते हैं, क्योंकि वो ओपेक होते हैं। तो अगर आपने डायग्नोस कर लिया तो फिर मैनेजमेंट इसकी जो है जो बेस्ट चॉइस है वो है सर्जरी, ठीक है। और रिमूवल या सर्जरी ऑफ द गॉल ब्लैडर को हम कहते हैं कोलिसिस्टेक्टमी, जिसके अंदर हम जो गॉल ब्लैडर है उसको रिमूव करते हैं। अब इसके रिमूवल का तरीके दो है, एक है ओपन और दूसरा है लेप्रोस्कोपिक। ओपन में ये है कि एब्डोमेन के ऊपर एक बड़ा इंसिजन लगा दिया जाता है और गॉल ब्लैडर को रिमूव करता है, ठीक है। तो इसमें ब्लीडिंग की चांसेस भी ज़्यादा होती है, हॉस्पिटल स्टे भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और पेन भी ज़्यादा होते हैं। इसके बरक्स लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होते हैं। लेप्रोस्कोपिक में एब्डोमेन के अंदर दो इस छोटे छोटे सुराख लगा देते हैं और इसके अंदर जो है लेप्रोस्कोप को एंटर करते हैं। एक से कैमरा एंटर करते हैं और दूसरे से जो कटिंग डिवाइस है वो एंटर करते हैं और उसी के थ्रू फिर उसको कट करते हैं। तो एक हमारे पास जो इंसिजन है वो भी कम होगा, ब्लीडिंग भी कम होगी और पेन भी कम होगा और हॉस्पिटल स्टे भी कम होगा। तो दिस इज़ द लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी इज़ बेटर देन ओपन। लेकिन अगर कोई सर्जरी ना करे या पेशेंट जो है वो इनएप्रोप्रिएट है फॉर बियरिंग एनेस्थीसिया, तो उसके लिए फिर मेडिकेशन दें। लेकिन मेडिकेशन में प्रॉब्लम ये है कि इसका जो मेडिसिन है वो बहुत कॉस्टली भी है और फॉर लॉन्ग टाइम आप लोगों को दें, क्योंकि वो आपकी जो स्टोन है उसको डिज़ाल्व करेंगे और ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। अगर बीच में मेडिकेशन स्टॉप किया तो फिर ये स्टोन जो है वो दोबारा उसकी एक्रिएशन हो सकते हैं, लॉन्ग जो बड़े हो सकते हैं। तो बेस्ट चॉइस इज़ द कोलिसिस्टेक्टमी, द रिमूवल ऑफ द सर्जरी ऑफ द गॉल ब्लैडर। सो दीज आर ऑल अबाउट कोलिलिथियासिस, ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर मुझसे पूछ लें। थैंक यू वेरी मच।